ससुराल के ठग। आज सविता की कॉलेज फ्रेंड मालती एकाएक सविता के घर आई, जिसे देखकर सविता हैरान हो गई और बोली, अरे मालती, तो इंडिया वापस कब आई? मालती ने बोला, अब तो हम इंडिया में ही सेटल हो गए हैं और आज भाई के घर आई थी तो सोचा पास में तुम भी रहती हो, तुमसे भी मिल लूं। वैसे हम बगल के शहर में ही सेटल हुए हैं। सविता ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। नहीं तो जब से तुम विदेश में बसी थी हमने तो मिलने का सपना ही छोड़ दिया था। मालती ने बोला, हाँ वह तो है ही, पर अपना देश तो अपना ही होता है, इसीलिए अब मेरे पति ने हमेशा के लिए इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया है और यहीं की एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। हमने अपना घर भी ले लिया है, बगल के ही शहर में ही तो है। अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, अब तो हर महीने एक राउंड मारना ही पड़ेगा। कहकर मालती हंसने लगी और सविता ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अब आऊंगी ही आऊंगी। आखिर मेरी इतनी प्यारी सहेली जो मेरे इतने करीब आ गई है। और फिर सविता मालती को चाय नाश्ता कराने के लिए अंदर ले गई। दोनों के बीच बातें होने लगी और मालती ने बोला, और हाँ, मेरी बेटी प्राची की 2 दिन पहले ही शादी तय हो गई है। लड़का बहुत अच्छा है, अगले महीने उसकी शादी है, तो शादी में तुम सब लोगों को जरूर आना है। खास तौर पर मैं आज इसीलिए तुम्हारे घर आई थी कि खुद जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को शादी के लिए निमंत्रण दे दूं। तुम्हें पूरे 1 हफ्ते पहले आना होगा। आखिर तुम्हें मेरी मदद भी तो करनी है, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। और हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हें आना होगा। सुनकर सविता बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ मालती, बिल्कुल हम प्राची की शादी में जरूर आएंगे। मालती ने बोला, और तुम्हारी बेटी दिव्या, उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी वगैरह नहीं खोज रही हो क्या? अभी इस पर सविता का चेहरा उतर गया और उसने बोला, अरे शादी तो दिव्या की भी हमने खोज ही रखी थी और उसकी शादी भी होने वाली थी। तुम्हें इसीलिए नहीं पता क्योंकि तुम विदेश में थी और मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन क्या बताऊं, हमारी फूटी किस्मत, किसी वजह से शादी के 15 दिन पहले उसकी शादी कैंसिल हो गई। सुनकर मालती को बहुत दुख हुआ और बोला, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी बेटी की शादी टूट गई? सविता ने बोला, अरे इस बारे में फिर कभी आराम से बैठ कर बातें होंगी। अभी प्राची की शादी है तो उसे एंजॉय करो, क्यों फालतू में पुरानी बातें उठाना, इससे बस मन खराब होता है। कभी फुर्सत में मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगी। मालती ने बोला, हाँ हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हो सकता है दिव्या के लिए उससे बहुत अच्छा रिश्ता आए, उसके नसीब में उससे ज्यादा बड़ा घर और अच्छा लड़का हो, इसीलिए वह रिश्ता कैंसिल हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सविता ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मालती, शायद ऐसा ही हो और मेरी दिव्या का और अच्छे घर में ब्याह हो। मालती ने बोला, बिल्कुल होगा, तुम चिंता ना करो। बस अब तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ प्राची की शादी में आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहकर मालती ने सविता से विदा दी। सविता बहुत खुश थी। एक तो उसके बचपन की सहेली वापस भारत आ चुकी थी, वह भी उसके पास के शहर में, और दूसरा उसकी बेटी प्राची की शादी थी। और बेटियों की शादी करना तो बहुत बड़ी बात होती है। बस सविता यही सोच रही थी कि उसकी बेटी दिव्या की भी जल्दी से जल्दी अच्छे घर में शादी हो जाए। सविता मालती के घर जाने की तैयारी करने लगी और उसने सोच लिया था वह सच में पूरे 1 हफ्ते पहले जाकर मालती की बेटी की शादी में पूरी मदद करेगी और दिव्या को भी अपने साथ लेकर जाएगी। दिव्या का भी मन लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन सविता को मालती के घर के लिए निकलना था, एकाएक मालती का फोन आया और वह बहुत उदास सी आवाज में बोल रही थी, सविता, अब तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं, मेरी की शादी टूट गई। यह सुनकर सविता को यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वह घबरा कर बोली, मालती, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे प्राची की शादी टूट गई? 1 हफ्ते बाद तो उसकी शादी है। मालती रोने लगी और बोली, क्या बताऊं सविता, मेरा तो किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा। अभी कितने लोगों को फोन करके मना किया, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। सविता मालती के दर्द को अच्छे से समझती थी। वह बोली, तुम चिंता मत करो मालती, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इसी दर्द से गुजरी हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें सहारा होगा। मालती को पता था सविता आएगी तो उसे बहुत सहारा हो जाएगा, क्योंकि वह उसकी जख्मों पर नमक नहीं लगाएगी बल्कि मरहम लगाएगी। सविता ने अपने घर में यह बात सबको बताई। सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। सविता ने बोला, मैं कुछ दिनों के लिए मालती के पास चली जाती हूँ, उसे संबल मिलेगा। और सविता मालती के घर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर मालती सविता के गले लगकर रो पड़ी और बोली, ये सब कुछ क्या हो गया सविता? सविता ने बोला, कोई बात नहीं मालती, तुमने ही कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी नहीं हुई तो जरूर कुछ और अच्छा उसके नसीब में लिखा होगा। जैसे मेरी बेटी की, वैसे ही प्राची के नसीब में भी कुछ और अच्छा लिखा होगा। तुम चिंता मत करो, देखना हमारी दोनों बेटियां बहुत अच्छे घर में जाएंगी। कहकर सविता ने मालती को ढांढस बताया और धीरे धीरे मालती थोड़ा नॉर्मल हो गई। सविता ने फिर आराम से मालती से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, शादी कैंसिल कैसे हो गई? मालती ने बोला, अरे मैं क्या बताऊं, लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर है, 50 लाख के पैकेज है। काफी बड़े घर में हमने दिव्या की शादी तय की थी, लेकिन लड़के की माँ थोड़ी लालची थी। हमने
हमने यही सोचा था कि हमारी इकलौती बेटी है प्राची, इसीलिए हम अच्छा खासा दहेज दे रहे थे। साथ ही साथ लड़के की माँ का एक डिमांड थी कि हमारी प्राची को कम से कम 20 तोले सोने मायके की तरफ से मिलने चाहिए। इसीलिए हमने अच्छी खासी रकम सोने के ऊपर खर्च की थी, क्योंकि लड़के की माँ की यही डिमांड थी कि लड़की मायके से सोने से सिर से पांव तक लदी हुई विदा होनी चाहिए। हमने भी यह सोचकर कि चलो यह तो स्त्री धन होगा और हमारी बेटी के पास रहेगा, उसके जेवरों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और उसके लिए बहुत जेवर बनवाए थे। लेकिन शादी के एक सप्ताह पहले पता नहीं कैसे वह सारे के सारे जेवर गायब हो गए। कहाँ गए, किसने लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब लड़के की माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था, हमने एक ही तो शर्त रखी थी कि हमें दुल्हन सोने से लदी हुई चाहिए। आखिर इतना ज्यादा हमारा बेटा कमाता है, आपकी बेटी इस घर में राज करेगी तो इतना डिमांड तो हम कर ही सकते हैं। और फिर वह जेवर तो आपकी बेटी के पास ही रहते, कौन सा हम उससे ले लेते। उनका साफ कहना था कि अगर आप फिर से उतने जेवरों का इंतजाम कर सकते हैं तो बारात आपके घर आएगी, वरना हम यह शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने और कुछ डिमांड नहीं की थी और आप हमारी एक डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे। अब तुम बताओ सविता, इतनी जल्दी दोबारा से 20 तोले सोने का इंतजाम करना आसान है क्या? अभी मेरा बेटा भी है जिसका फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, वह तो अभी पढ़ ही रहा है, हमें तो सब कुछ देकर चलना है। ऊपर से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे और भी खर्च हैं। 20 तोले सोना खोना कोई मामूली बात नहीं है। अब तो हम खुद बहुत बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और फिर दिव्या के पापा ने कहा कि इतनी लालची औरत है, जब अभी इतना मुंह खोल रही है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। इससे तो अच्छा यह है शादी नहीं हो, वही ठीक है। और हमने खुद ही अपनी बेटी की शादी तोड़ दी। यह सब कुछ सुनकर सविता हैरान हो गई और उसने मालती से बोला, क्या तुम्हारे पास लड़के की फोटो है? जरा जल्दी से मुझे दिखाना तो, और अगर लड़के की माँ की फोटो है तो वह भी दिखाना। मालती हैरान थी कि लड़के और उसकी माँ की फोटो देखने में सविता इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। और मालती ने सविता से बोला, नहीं, फोटो तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी में फाइनल हो गया था, रोका तक नहीं हुआ था, सीधी शादी की डेट फाइनल हुई थी और अभी महीने भर पहले ही तो शादी फाइनल हुई थी। और सबसे पहले निमंत्रण मैं तुम्हारे घर ही देने गई थी। लड़के वालों ने और कोई रस्म की ही नहीं थी और ना ही कोई फोटो क्लिक हुए थे। सविता ने पूछा, लड़का तुम्हें कहाँ से मिला था? तो मालती ने बोला, मैट्रिमोनियल साइट से। अब सविता को काफी कुछ समझ में आ रहा था। उसने दिव्या से बोला, बेटा जरा उस साइट पर खोलकर लड़के की फोटो तो दिखाना। प्राची ने जब वह साइट खोली तो लड़के की सारी आईडी गायब थी, वहां कोई फोटो नहीं थी। अब सविता को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। सविता अपने फोन से एक फोटो दिखाई और पूछा, क्या यह लड़का और उसकी माँ थे? और मालती उन्हें देखते ही हैरान हो गई और बोली, हाँ, यह वही लड़का है और उसकी माँ है, पर उनकी फोटो तुम्हारे पास कैसे है? सविता को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने बोला, यह सब बाद में, पहले चलो पुलिस के पास, हम दोनों बहुत बड़े अपराध के शिकार हुए हैं। मालती ने बोला, अरे पुलिस के पास जाकर क्या करना है? जेवर खोने की रिपोर्ट तो हमने लिखवा ही दी है, पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी, लेकिन तुम्हारे पास लड़के और उसकी माँ की फोटो कहाँ से आई? सविता ने बोला, मेरे पास भी इस लड़के और उसकी माँ की कोई फोटो नहीं थी, मैंने तो खुद चुपके से एक फोटो खींच ली थी जब यह दोनों मेरी बेटी दिव्या के लिए रिश्ता लेकर आए थे और उसकी शादी फाइनल हो गई थी। यह सब कुछ सुनकर मालती हैरान हो गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? इसी लड़के से तुम्हारी बेटी की शादी फाइनल हुई थी? सविता ने बोला, हाँ, इसी लड़के से मेरी बेटी की शादी फाइनल हुई थी और मेरे भी जेवर ही चोरी हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था। हमने भी बहुत जेवर बनवाए थे, यह सोचकर कि अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, उसके पास ही तो रहेंगे। सुनकर मालती हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसी घटना। सविता ने बोला, घटना नहीं, हम दोनों को ठगा गया है और एक ही औरत ने हम दोनों को ठगा है। सविता ने वह साइट खोलकर देखी जिस साइट से उसने अपनी बेटी दिव्या की शादी तय की थी। वहां से भी लड़के की प्रोफाइल गायब थी। दोनों ने दो अलग अलग प्रोफाइल से लड़के पसंद किए थे। दोनों में लड़के का नाम अलग था, प्रोफेशन अलग थे, लेकिन लड़का एक ही था। अब दोनों को समझते देर नहीं लगी थी कि वह दोनों मैट्रिमोनियल साइट से शादी तय करने के चक्कर में बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुकी थी। उनकी बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच गई थी, लेकिन उनका अच्छा खासा सोना चोरी हो चुका था। क्योंकि अब उन्हें यह भी यकीन हो गया था कि क्योंकि दोनों के घर से सोना गायब हुआ है तो कुछ न कुछ दिमाग तो उन लोगों ने चलाया ही है और इसकी रिपोर्ट तो पुलिस में करवानी ही पड़ेगी। यह सोचकर सविता और मालती पुलिस के पास गई। मालती और सविता अब सारी सच्चाई समझ चुकी थी और एक नई रिपोर्ट पुलिस में करवाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बस जेवर चोरी की रिपोर्ट करवाई थी। उसमें लड़के और उसकी माँ का नाम कहीं भी नहीं था, क्योंकि जेवर उनके घर से चोरी हुए थे। लेकिन अब उन्हें कुछ और शक हो रहा था कि होना हो जेवर चोरी करने में उनका ही हाथ होगा, नहीं तो एक जैसी घटना दोनों के साथ कैसे हो सकती है। पुलिस के पास पहुंचकर मालती और सविता ने अपनी अपनी बेटियों की शादी टूटने की सारी घटना पुलिस को बताई, जिसे सुनकर पुलिस को भी समझ में आ गया कि यह एक ठगी की घटना है। पुलिस वालों ने जब लड़के और उसकी माँ की फोटो मांगी तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों इतने शातिर थे कि उन्होंने ना कोई रस्म की थी, ना कभी कोई फोटो क्लिक होने दी थी। बस चुपके से सविता ने जो एक फोटो क्लिक की थी वही उसके पास थी, जिसे उसने पुलिस को दे दिया।
शादी टूटने के बाद से ना तो सविता ने कभी लड़के वालों से बात की थी और ना ही मालती ने कभी लड़के वालों से बात की। आखिरी बात शादी टूटते वक्त ही लड़के की माँ से दोनों की हुई थी। मालती और सविता दोनों ही के पास उस लड़के की माँ के अलग अलग फोन नंबर और अलग अलग घर के एड्रेस थे, जो कि यह साबित करने के लिए काफी था कि वह दोनों फ्रॉड थे। पुलिस वाले ने जब उन दोनों नंबरों पर फोन मिलाया तो दोनों नंबर बंद मिले, जो कि पुलिस वालों को पहले ही समझ में आ चुका था कि नंबर नहीं लगने वाले। पुलिस ने बताए गए एड्रेस पर भी जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला सविता का पता बताया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था और मालती को जो घर दिखाया गया था वह घर भी 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया था। अब तो लड़के और उसकी माँ से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा था, क्योंकि वह दोनों गायब हो चुके थे। पुलिस वालों ने बोला, आपकी बातों से तो साफ है कि वह दोनों बहुत बड़े ठग थे और बहुत शातिरता के साथ अपना गेम खेल कर चले गए। यह तो अच्छा हुआ कि आपकी बेटियों की शादी नहीं हुई और उनकी जिंदगी खराब नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने आपका बहुत पैसा उड़ा लिया। अब तक तो सविता और मालती यह सोच रहे थे कि चोरी उनके घर से हुई है और उनका शक घर में काम करने वाले नौकरों और पास पड़ोस पर भी था, जहाँ पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी, क्योंकि शादी के 1 हफ्ता पहले मालती के यहाँ चोरी हुई और 15 दिन पहले सविता के यहाँ चोरी हुई थी और उस वक्त तक उनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आए थे, इसलिए शक करते भी लोग इस पर। खैर पुलिस वालों ने कहा, अब आप लोग घर जाइए, अगर हमें कुछ सुराग मिलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको ठगा है तो अब यह नया शिकार जरूर खोज रहे होंगे। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क रहेंगे। मालती और सविता अपने अपने घर आ चुके थे, लेकिन उस फ्रॉड लड़के और उसकी माँ का 4 महीने बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। दोनों इतने शातिर थे, क्योंकि दिव्या और प्राची के साथ एक जैसे हादसे हुए थे तो इस दौरान वह दोनों भी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गई थी, जैसे कि उनकी माएं थी। अब प्राची ने दिव्या से कहा, देख दिव्या, हमारे घर परिवार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। पुलिस को क्या है, उसके पास तो बहुत से केस रहते हैं। हमने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने बोल दिया हम जांच कर रहे हैं, पर वह इतना ध्यान नहीं देंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, तभी हमारे जेवर वापस मिलेंगे। दिव्या ने बोला, प्राची तुम क्या बात कर रही हो, हम क्या कर सकते हैं? जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, प्राची ने बोला, हाँ हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर उनको सामने लाने की एक कोशिश तो कर सकते हैं। दिव्या ने बोला, बताओ क्या करना है? प्राची ने बोला, देखो वह मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों को फंसाता है, हम दोनों को उसने फंसाया। जब वह यही काम करता है तो वह अपना अगला टारगेट जरूर खोज रहा होगा। एक काम करते हैं, हम उसे दाना डालते हैं। दिव्या और प्राची ने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर एडिटिंग करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो लगाई और जिसके बायो में लिखा कि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। दिव्या और प्राची ने बोला, यह चांस की बात है, हो सकता है वह खुद कांटेक्ट करे। 1 हफ्ते बाद दिव्या और प्राची हैरान थी, क्योंकि उधर से उसी लड़के ने दिव्या और प्राची द्वारा बनाई गई फेक प्रोफाइल पर कांटेक्ट किया था। उसने उस फेक प्रोफाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। दिव्या और प्राची को समझ में आ गया था कि वह ठग इनके जाल में फंस चुका है। अब बस उसे सामने लाना है तो बातें करनी पड़ेंगी। उन दोनों ने अच्छे से उस लड़के को लपेटा और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। दिव्या और प्राची ने मिलकर उससे मिलने के लिए एक एड्रेस दिया। लड़के ने बोला कि वह अपनी माँ को लेकर रिश्ते की बात करने के लिए आएगा। निश्चित दिन पर लड़का और उसकी माँ दिए गए एड्रेस पर गए और दरवाजा खोलने पर सामने देखकर वह दोनों हैरान रह गए। सामने दिव्या और प्राची का पूरा परिवार था, जिसे देखकर वे दोनों घबरा गए और पीछे भागने को मुड़े, लेकिन उनके पीछे पुलिस थी। आज प्राची और दिव्या ने अपनी समझदारी से उन लोगों को पुलिस से पकड़वा दिया था। पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया और बोला, चल बता कैसे तुम लोगों ने दोनों घरों में चोरी की है और अब यह तुम लोगों ने तीसरा शिकार चुना था, और क्या पता इन दोनों से पहले कितने लोगों को तुमने ठगा हो। कैसे करते हो तुम दोनों यहाँ? सब चलो, सब कुछ चुपचाप बताओ। दोनों अब पुलिस की हिरासत में थे और पुलिस वाले उन्हें लेकर जा रहे थे और बोल रहे थे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इन दोनों की अच्छी खबर लेंगे और आप दोनों के गायब हुए सारे जेवर आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो इन लोगों ने उसे बेचा नहीं होगा, क्योंकि चोरी की रिपोर्ट आप दोनों ने लिखवा ही रखी थी और हमने सारे सावना खरीदने वालों को यहाँ पर अलर्ट पर लगा रखा था कि अगर कोई जेवर बेच रहा है तो हमें खबर जरूर देना। और यह दोनों क्योंकि इतने शातिर हैं तो हमें अच्छे से पता है कि यह इतनी जल्दी तो जेवर नहीं बेचेंगे, मामला ठंडा होने का इंतजार करेंगे। इसलिए अब आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों के जेवर आपको मिल जाएंगे। पहले हम इनकी खातिरदारी करके यह तो पता कर लें कि इतना बड़ा कार्य की उन्होंने जेवर ही क्यों चुराए, जबकि वह शादी में ज्यादा पैसों की डिमांड करके आसानी से पैसे ले सकते थे। इस पर लड़के और उसकी माँ ने कहा, जेवर लेना आसान होता है और उसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। जेवरों को छुपा कर रखना भी आसान होता है। अगर हम पैसों की डिमांड करते तो शायद हमें बैंक अकाउंट देना पड़ता, क्योंकि कैश में कोई इतना पैसा शायद नहीं देता, और अगर कैश हमें मिल भी जाता तो उसे आसानी से लेकर निकलना थोड़ा मुश्किल है, जबकि जेवर को एक छोटे बैग में भी रखकर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। जेवर लेकर भागना आसान होता है, इसलिए हमने चोरी करने के लिए जेवरों को चुना और इसीलिए हमने शादी में बहुत ज्यादा जेवरों की डिमांड की थी, ताकि हम उन पर हाथ की सफाई कर सके। पुलिस वालों ने आगे पूछा, वह तो हमें समझ में आ ही गया, क्योंकि चालाकी से तुम लोगों ने एक भी फोटो नहीं क्लिक होने दी। इस पर लड़की की माँ ने बोला,
हाँ, ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम एक भी फोटो नहीं क्लिक होने देते, ना ही कोई फोटो कभी सेंड करते हैं, ताकि कभी हमें कोई पकड़ ना पाए। और काम होते ही हम अपना फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ बदल लेते हैं और मैट्रिमोनियल साइट से अपनी प्रोफाइल भी डिलीट कर देते हैं, ताकि कभी कोई हम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिव्या की मम्मी सविता ने चुपके से हमारी फोटो खींच ली थी। अगर वह फोटो नहीं होती तो शायद अभी हम पकड़े नहीं जाते। पुलिस वालों ने बोला, तुम लोग आज उस फोटो की वजह से नहीं, अपने लालच से पकड़े गए हो। अभी प्राची के घर में चोरी किए 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि नई प्रोफाइल बना ली और नई लड़की को फंसाना शुरू कर दिया। इस पर लड़के और उसकी माँ ने बोला, सर यह तो हमारा काम है और अपना काम तो हर कोई करता है ना, पर हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों लड़कियां इतनी तेज दिमाग की होंगी और हमें ही उल्टा फंसा देंगी। अगर हमें पता होता तो हम इन दोनों को कभी नहीं लूटते। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, मतलब तुम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों को लूटा है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, जब लोग खुद उल्लू बनने को तैयार हैं, एक अच्छे लड़के से अपनी बेटी शादी करने के लिए मुंह मांगा सोना देने को तैयार हो जाते हैं, लड़के की ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि वह सच में इतनी बड़ी नौकरी करता भी है या नहीं। बस मैट्रिमोनियल साइट पर लिखी गई बातों पर यकीन कर लेते हैं और हमारी सुनाई गई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। तो ऐसे उल्लू लोगों को लूटने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं है कि हर कोई हमारी बातों पर यकीन कर लेता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई है, लेकिन लड़के वालों को हम पर शक हो गया और उन लोगों ने बात वहीं पर खत्म कर दी, तो उन्हें तो हम नहीं लूट पाए ना। अब जब दिव्या और प्राची के माँ बाप जैसे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं, तो उन्हें लूटने के लिए हम जैसे लोग तो आएंगे ही आएंगे। यह सुनकर पुलिस वालों ने एक जोरदार तमाचा उस लड़के को लगाया और बोला, किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह से लूट कर निकल गए और अब बकवास कर रहे हो। ऊपर से माँ बाप इतनी मुश्किलों से बेटी की शादी करते हैं, समाज में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है। तुम जैसे लोगों की वजह से उस लड़की की शादी में आगे भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसकी पहली शादी टूट गई रहती है। ये सब जानते हुए भी सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम लोग इतनी खुराफाती करते हो। लड़के और लड़के की माँ ने बोला, हमें इससे क्या, हमें तो अपने माल से मतलब है। अगर लड़की वाले होशियार होते तो कभी हमारे जाल में फंसते ही नहीं। पुलिस वालों ने बोला, चलो अब जल्दी बताओ, यह सब कारनामा तुम लोगों ने कैसे किया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तुम लोगों ने लाखों के जेवर गायब कर दिए। यह सब पूछते हुए पुलिस वाला घूर घूर कर लड़के और उसकी माँ को देख रहा था कि एकाएक पता नहीं उसे क्या हो गया। उसने उन लोगों को छोड़ दिया और बोला, चलो जाओ। वह दोनों आराम से उसके सामने से ही वहां से निकलकर जाने लगे, लेकिन उनके बगल में खड़े हवलदार ने उन दोनों को पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो। तो इंस्पेक्टर ने हवलदार को डांटा और बोला, जाने दो इन्हें चुपचाप, मैंने इन्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर हवलदार को कुछ अजीब सा लगा। उसे समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर साहब अपने होश में नहीं है और उसने दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि वापस लॉकअप में बंद कर दिया और एक ग्लास से पानी लेकर इंस्पेक्टर साहब के मुंह पर मारा, जिससे उससे होश आ गया। और इंस्पेक्टर ने बोला, यह क्या कर रहे हो, मेरे मुंह पर पानी क्यों मार रहे हो। इस पर हवलदार ने बोला, सर आप तो इन दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो, मैं और इन दोनों को छोड़ूंगा, इन्हें तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं तो उनसे यही पूछ रहा था कि उन्होंने यह कारनामा कैसे किया। तो हवलदार ने बोला, और आप पूछते पूछते खुद उनके जाल में फंस गए थे और आप खुद उन्हें छोड़ रहे थे। वह तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि आपका चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आप अपने होश में नहीं हैं। यह सब कुछ सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत हैरानी हुई और वह फिर से उनकी तरफ पलटा। वह दोनों मुस्कुराकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे कि हवलदार बीच में आ गया और बोला, सर आप इनकी तरफ मत देखिए, मुझे लगता है यह लोग आपके ऊपर सम्मोहन कर रहे हैं और यही इनका तरीका है लूटने का। इस पर उन दोनों माँ बेटों ने बोला, वाह इंस्पेक्टर, तुम्हारा हवलदार तो तुमसे तेज है, उसने बहुत जल्दी हमारा तरीका पकड़ लिया। अगर अभी वह यहाँ नहीं होता तो हम बहुत आराम से यहाँ से निकल जाते और तुम खुद हमें यहाँ से निकालते, लेकिन यह बेवकूफ पता नहीं कहाँ से आ गया और हमें रोक लिया और तुम्हारे ऊपर पानी डालकर तुम्हें भी होश में ले आया। इंस्पेक्टर को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने बोला, अब जल्दी बताओ तुम दोनों ने क्या किया था। हेलो मोटो। माँ बेटा ने बोला, वही किया जो अभी तुम्हारे साथ किया। उन दोनों ठग ने बताया कि हम दोनों के लिए किसी को भी सम्मोहित करना बहुत आसान है। बस अगला व्यक्ति हमारी आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट तक हमसे बात कर ले, उस 5 मिनट के अंदर ही हम उसे अपने काबू में कर लेते हैं। फिर वह वही करता है जो हम उसे कहते हैं। अब इंस्पेक्टर को सब कुछ समझ में आ रहा था। दोनों ठग ने बताया कि दिव्या और प्राची के घर उन लोगों ने कैसे लूट की थी। उस लड़के की माँ ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले हम लड़की वालों के घर जाते हैं किसी बहाने से, क्योंकि हमें पता होता है अब तक उन्होंने शादी में देने के लिए हमारी शर्त के अनुसार सारे जेवर बनवा लिए होंगे और सारे जेवर घर में ही होंगे, क्योंकि कुछ दिनों में उन जेवरों को बेटी को देकर विदा करना है। बस हम इसी मौके की ताक में रहते हैं। उनके घर जाकर चाय पानी पीते हुए उनसे हम अच्छे से बातें करते हैं और बातों बातों में हम उन्हें ऐसा सम्मोहित कर लेते हैं कि फिर वह वही करता है जो हम कहते हैं। और इसके लिए अक्सर हम वह वक्त चुनते हैं जिस वक्त लड़की की माँ अकेले घर में हो और यह खबर मुझे मेरे बेटे द्वारा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वह फोन पर अपनी होने वाली बीवी से बातें करके घर की सारी जानकारी लेता रहता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि इस वक्त लड़की की माँ अकेले अपने घर में है, बस उसी वक्त मैं उस घर में पहुंच जाती हूँ और बातों बातों में उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर लेती हूँ। वह अपने होश में नहीं रहती। फिर मैं उसे कहती हूँ कि उसके घर में जितने भी सोने के जेवर हैं वह सारे जेवर लाकर मुझे दे दे। वह खुद ही सारे जेवर निकाल कर मुझे दे देती है। फिर मैं उसे कहती हूँ, मैं ये सारे जेवर लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें यह बात भूल जाओगी कि तुमने ये जेवर मुझे दिए हैं
और मैं यहाँ आई थी और जेवर लेकर यहाँ से चली गई। ये सारी बात तुम भूल जाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम उसी पल को याद, तुम उस समय को पूरी तरह से भूल जाओगी जितना समय हम दोनों की बातचीत हुई है। और मैं तुम्हारे घर में बैठी थी और तुमने मुझे खुद यह जेवर ला कर दिए हैं। लड़की की माँ इतनी बुरी तरह से मेरे सम्मोहन में रहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता और मैं आसानी से सारे जेवर लेकर वहां से निकल जाती हूँ। इस तरह से घर से अपने आप ही जेवर गायब हो जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि जेवर किसने चुराए हैं। उसके बाद हम शादी तोड़ देते हैं, क्योंकि शादी तो हमें करनी ही नहीं होती है, हमें तो बस जेवर चाहिए होते हैं जो कि हमें मिल चुके हो रहते हैं। और शादी तोड़ते ही हम अपना घर, अपना फोन नंबर, अपनी मैट्रिमोनियल साइट की प्रोफाइल सब कुछ चेंज कर देते हैं ताकि कभी कोई हमें पकड़ ना पाए। लेकिन इस बार इन दोनों लड़कियों की वजह से हम पकड़ में आ गए, क्योंकि इन्होंने हमारी ही खेल हमारे साथ खेल दिया। अगर ये दोनों सहेलियां नहीं होती और एक दूसरे को नहीं जानती तो इन्हें कभी समझ में नहीं आता कि इन दोनों के साथ धोखा करने वाले हम लोग ही हैं। इन्हें कभी समझ में नहीं आता कि चोरी लड़के वाले ने ही की थी। वह तो इसी शक में होती कि चोरी उनके घर से हुई है तो उनके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने की होगी। हमारे ऊपर तो कभी कोई शक नहीं जाता, लेकिन उस प्राची का दिमाग और उस सविता ने जो चुपके से मेरी फोटो खींच ली, इन दोनों की वजह से हमारी पोल पट्टी आज खुल चुकी है। इसके पहले हमने 6 लड़के वालों को और ठगा है, लेकिन उनमें से कोई किसी को नहीं जानता था, इसलिए आज तक वह लोग नहीं जानते कि उनके घर से जेवरों की चोरी किसने की है। यह सब सुनकर पुलिस वालों ने एक जोरदार तमाचा दोनों माँ बेटों को लगाया और बोला, जितनी चोरियां तुम लोगों ने की हैं, अब कानून को उन सब का हिसाब तुम लोग दोगे। चलो जल्दी जल्दी सबके नाम और पता बताओ ताकि उन्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारी शिनाख्त करवा सकें, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकूं। और प्राची और दिव्या के घर से चोरी किए गए जेवरों को तुमने कहाँ रखा है, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे पता है अभी तो उन जेवरों को तुम लोगों ने बेचा तो नहीं होगा। और हाँ, पहले जिन लोगों को तुमने ठगा है उनका तो तुम लोगों ने भारी नुकसान कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी तरफ से उनके नुकसान की भरपाई की जाए। जल्दी से सबका नाम और पता बताओ ताकि सबको यहाँ पर बुलाया जा सके। पुलिस ने सविता और मालती को फोन करके थाने पर बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे उन लोगों ने खुद ही अपनी अपनी बेटियों के जेवर उस लड़के की माँ को थमा दिए थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसने उन्हें सम्मोहित कर रखा था। वह सम्मोहन करने में उस्ताद है और बहुत आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकती है और इसी का फायदा उसने उठाया। ये सब कुछ सुनकर मालती और सविता अंदर तक हिल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके घर में घुसकर उनसे उनकी ही चीज ले ले और उन्हें कुछ याद भी ना हो। लेकिन ऐसा हुआ था, उनके नाक के नीचे उनका सोना निकालकर वह ठग औरत ले गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब सविता और मालती के परिवार ने यह सारी बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे ठगी भी हो सकती है, पर यह हो चुका था। इन दोनों के घर में यह बात ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी, इसलिए इनका काफी सोना उन ठगों के पास से बरामद हो चुका था, जिसे पुलिस ने सारी कार्रवाई होने के बाद वापस कर देने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके पहले जिन लड़की वालों को उन्होंने ठगा था उनका तो काफी नुकसान उन लोगों ने कर ही दिया था। आज वह दोनों ठग जेल के पीछे थे, सिर्फ और सिर्फ प्राची और दिव्या की होशियारी की वजह से थे। लेकिन अब सविता और मालती ने ठान ली थी कि कभी भी किसी की पूरी जांच पड़ताल किए बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है और कभी भी किसी भी अनजान आदमी पर इतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी का यह सबक उन्हें बहुत भारी पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको